अब हम चलते हैं सिक्स सेगमेंट यानी टेम्पल्स एंड किंग। यहाँ पे हम फिर से घूम के आएंगे अर्बनाइजेशन की तरफ, जिसमें टॉपिक है हमारा सदर्न मेसोपोटामिया अर्बनाइजेशन। ये थोड़ी छोटी सी केस स्टडी की तरह हो जाएगी। इसमें हम टेम्पल और किंग्स पे फोकस करेंगे कि टेम्पल्स कैसे होते थे, सिटीज़ कैसे होती थी, कौन कौन से बेसिस पे सिटी बनती थी, और उसके जो किंग्स होते थे वो किस तरह के होते थे। इसमें सिटीज़ तीन तरह की मिलती है हमें, जिसमें जो सिटी अराउंड टेम्पल जो था यानी रिलीजियस सिटी, यहाँ पे एग्जांपल है उरुक का। फिर देवर सिटीज़ विच वर सेंटर्स ऑफ ट्रेड, जिसको कमर्शियल टाउन कहा गया, और इम्पीरियल सिटीज़ थी जहाँ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, जहाँ राजा बैठता था। राजा टेम्पल सिटी में भी होता था, कई जगह ऐसा होता था कि टेम्पल पैलेस के साथ बना दिया और उसके आसपास पूरी सिटी डेवलप कर दी। तो टेम्पल सिटीज़ का जो एग्जाम्पल है, जिसको मैंने उरुक का एग्जाम्पल आपने देखा, इसमें फीचर्स देख लेते हैं। टेम्पल्स वर बीइंग बिल्ट बाय अर्ली सेटलर्स एट द सिलेक्टेड स्पॉट इन द विलेजेस। मेसोपोटामियन का जो कल्चर हम पढ़ रहे हैं उसके काफ़ी पहले से ये सिस्टम था कि गाँवों में या विलेजेस में टेम्पल बनता था और उसके आसपास पूरा विलेज बस जाता था। सो इट वो एंड द टेम्पल्स वर मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स, और छोटे छोटे श्राइन्स थे शुरू में, अर्लियर पीरियड में। बाद में ये जो टेम्पल्स थे धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आगे समय बढ़ता गया तो उनको उनका साइज उसको पहले तो उसको हाउस ऑफ गॉड कहा जाता था टेम्पल को। एग्जाम्पल यहाँ पे है मून गॉड ऑफ उर एंड इन्नाना गॉडेस थी, जिनको लव और वॉर की गॉडेस माना जाता था। और यही जो छोटे श्राइन्स थे, स्मॉल श्राइन्स थे, वो बाद में बड़े टेम्पल्स बन के आए, जिनमें सेवरल रूम्स, काफ़ी सारे उसमें रूम्स होते थे, और वो टेम्पल के आसपास पूरा कोर्टयार्ड होता था। आउटर वॉल गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल। टेम्पल का सबसे बड़ी निशानी होती थी कि उसका जो आउटर वॉल था, जो कोर्टयार्ड का जो आउटर वॉल था, वो एक खास शेप का होता था, जिसमें खास इंटरवल में वो इन एंड आउट का डिज़ाइन होता था, और यही उसको स्पेशल बनाता था। बाकी जितनी भी सिटी की बिल्डिंग्स होती थी उससे टेम्पल अलग दिखता था। और टेम्पल में जो भगवान उनके होते थे उसको लोग चढ़ावा क्या चढ़ाते थे? ग्रेन, कर्ड एंड फिश। सो पीपल यूज टू गेट ग्रेन, कर्ड एंड फिश फॉर गॉड। और उसमें एक और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो वहाँ पे पूरे जो टेम्पल की जो ज़मीन है उस पर फिश का जो बोन था, उससे पूरा का पूरा सरफेस बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि वो करता था और उसके ऊपर जब लोग आते जाते थे तो वो फिक्स उसी में फिक्स हो जाता था। देन एग्रीकल्चर फील्ड के लिए गॉड को ओनर माना जाता था, दैट इज गॉड वॉज थियोरेटिकल ओनर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। जब टेम्पल बड़े साइज़ का बना, जब उसमें सेवरल रूम्स और कोर्टयार्ड बने, तो उस इसलिए भी बने क्योंकि वहाँ पे टेम्पल्स में और भी एक्टिविटीज़ होने लगी, बहुत सारी सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती थी? ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। ये सारी चीज़ें टेम्पल के ही कोर्टयार्ड में या उन रूम्स में होती थी जो उन्होंने बाद में बनाने शुरू किए। यहाँ एक छोटा सा मेंशन आता है कि हाउ द टेम्पल बिकेम मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। इन सारी एक्टिविटी की वजह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टेम्पल्स थे ये अर्बन इंस्टीट्यूशन का जो मेन पार्ट होता है वो कैसे बने, क्योंकि इसमें बड़ी तरह की चीज़ें होती थी। पहला क्या होता था? ऑर्गेनाइज़र ऑफ प्रोडक्शन होता था वहाँ पे, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। देन कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन, प्लाऊ, एनिमल ब्रेड, बियर एंड फिश, यानी वहाँ रिकॉर्ड कीपिंग वाले लोग भी होते थे जो ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा करते थे कि टेम्पल में कितनी सारी चीज़ें आई और वहाँ से कहाँ कितनी गई। फिर इट वॉज दी टेम्पल वॉज द एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज होती तो मर्चेंट की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये तीन काम टेम्पल में होते थे। उसके बाद जो विक्टोरियस, जो जीते हुए राजा या चीफ होते थे, वो भगवान को अपनी लूट के हिस्से में से एक पोर्शन चढ़ाते थे, यानी दे ऑफर्ड प्रीशियस बूटी टू गॉड्स। जो जीत के लाते थे उसका एक पोर्शन भगवान के चरण में रख देते थे या उनके शरण में डाल देते थे। देन द किंग एक्वायर्ड हाई स्टेटस एंड अथॉरिटी बाय ब्यूटिफाइंग टेम्पल्स। जो किंग ब्यूटिफाइंग टेम्पल विथ व्हाट? विथ स्टोन्स एंड मेटल्स। जो राजा टेम्पल को सबसे ज़्यादा सजावट देता था उसको और भी पावरफुल या उसको हाई स्टेटस वाला माना जाता था। यानी टेम्पल वॉज द मेन सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़।
नाउ विलेजर्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय किंग टू गेट एन आर्मी। यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, जो राजा के अंडर में जो लोग थे, जो पेजेंट्स थे, जो विलेजर्स थे, वो एग्रीकल्चर के अलावे आर्मी के भी पार्ट बन जाते थे। राजा उनको ट्रेन करके रखता था। ये कैसे पता चलता है कि जो अर्ली टेम्पल उरुक का जो हमने देखा है, उसके बाहर के दीवार पे देर इज़ अ डिपिक्शन ऑफ आर्म्ड हीरोज एंड देयर विक्टिम्स। पूरे उसमें वॉर का सीन है, और उसमें जो वॉर के हीरोज़ हैं, जो जीतने वाले हैं, और वॉर में हारने वाले जो विक्टिम्स हैं, उन दोनों का पिक्चराइजेशन या डिपिक्शन किया हुआ है। उरुक के बारे में अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा उरुक के बारे में फीचर्स देखें उरुक का, तो उरुक जो था वो इट ग्रीव इनटू मोर देन 250 हेक्टेयर। इतना बड़ा उसका एरिया था, और ये एरिया हड़प्पन कल्चर के जो मोहेंजोदड़ो का जो शहर था उससे ट्वाइस, उससे दुगना बड़ा था। और उरुक जो था इट हैड डिफेंसिव वॉल ऑल्सो। पूरा जो शहर था उसके आसपास ऐसी दीवार थी जो वॉर के टाइम में डिफेंस देती थी या उनको बचाती थी, तो उसको डिफेंसिव वॉल कहा गया। देन उरुक शहर में जो वॉर कैप्टिव्स होते थे या जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते थे, उनको किस लिए यूज़ किया जाता था? उनको टेम्पल बिल्डिंग के काम में यूज़ किया जाता था। और इतना अच्छा सिस्टम था कि ये जितने भी प्रिजनर्स थे, इनको क्या करते थे, राशन दिया जाता था, फूड और क्लोथिंग दोनों दी जाती थी। और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि एक्सकेवेशन में, खुदाई में काफ़ी सारी राशन की लिस्ट्स मिली हैं। हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट्स हैव बीन फाउंड इन एक्सकेवेशन, जिससे पता चलता है कि जो लोग लेबर का काम करते थे टेम्पल में, जो वॉर कैप्टिव्स होते थे, उनको ऐसे ही भूखा नहीं मारा जाता था, उनको प्रॉपरली फूड और क्लोथिंग दी जाती थी। उसके बाद एक और पॉइंट है, देयर वर टेक्निकल एडवांसेस एट उरुक इन 3000 BC। उरुक में टेम्पल के अलावा, आर्मी के अलावा, उसकी साइज़ एरिया के अलावा, टेम्पल बिल्डिंग के अलावा, बाद में टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क ऑफ अर्बन इकोनॉमी भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसका कैसे है? ब्रॉन्ज टूल्स फॉर क्राफ्ट, ब्रिक कॉलम्स, क्ले कोन्स फॉर टेम्पल वॉल, स्कल्पचर इन इम्पोर्टेड स्टोन एंड पॉटर्स व्हील। ये सारी चीज़ें उरुक नाम के शहर में 3000 BC के पीरियड का एक्सकेवेशन में मिला है। यानी जो ब्रॉन्ज का जो आपका टूल है क्राफ्ट के लिए, जो भी काम करते थे उसके लिए जो औजार है, फिर ब्रिक्स बनाने का जो सांचा है वो मिला है, ब्रिक कॉलम्स, फिर क्ले कोन्स मिले टेम्पल वॉल को डिज़ाइन करने के लिए, फिर मूर्तियाँ मिली हैं जो बाहर से मंगाए हुए, जो ट्रांजैक्शन से बाहर से मंगाता था राजा, स्टोन्स उनके, और पॉटर्स व्हील जिसने स्पीड दे दी सारे काम में, जो चाक होती है जिसके ऊपर बर्तन बनते हैं, और उस व्हील को बुलक कार्ट में भी यूज़ किया गया बाद में। इन सब चीज़ों को मिला के क्या कहा जाता है? अर्बन इकोनॉमी का टेक्नोलॉजिकल मार्ग। उसके बाद एक यहाँ तक हमने समझ लिया उरुक शहर का इन पर्टिकुलर, और इन जनरल हमने सिटीज़ के बारे में देख लिया। फिर एक बॉक्स का क्वेश्चन आ जाता है सील, मेसोपोटामियन सील के ऊपर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन मेसोपोटामियन सील। इसके फीचर्स देख लेते हैं। मेसोपोटामियन सील कैसी होती थी, उस पर क्या लिखा होता था, और उसको क्यों बनाया जाता था, उसका पर्पस क्या होता था। तो जो मेसोपोटामियन सील है वो सिलेंड्रिकल शेप में थी, सिलेंड्रिकल स्टोन सील, पियर्स्ड इन द सेंटर, बीच में उसके बिल्कुल सेंटर में छेद करके उसको स्टिक से फिट कर दिया जाता है। इट वॉज फिटेड विद स्टिक एंड रोल्ड ओवर वेट क्ले। जो उस पर जो सील का जो डिज़ाइन बना होता था, उसको वेट क्ले पे चलाने से वेट क्ले के ऊपर वही डिज़ाइन बन जाता था, टू क्रिएट कंटिन्यूस पिक्चर एंड राइटिंग। और ये करने के लिए अगेन स्किलफुल लोगों की ज़रूरत होती थी, स्किलफुल क्राफ्ट्समैन की ज़रूरत होती थी। सो इट वॉज मेड बाय स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। और इसके ऊपर लिखा क्या होता था? इस पे लिखा होता था नेम ऑफ द ओनर, जो अपने सामान भेज रहा है, उसकी ऑफिशियल पोजीशन क्या है ये, और उसके कौन से भगवान है, विच इज़ हिज गॉड, व्हाट इज़ हिज ऑफिशियल पोजीशन। और ये तीनों चीज़ें क्या शो करती थी? ओनर के पब्लिक रोल में, यानी सिटी में या पब्लिक में उसका क्या रोल है, वो किस पोजीशन पे है। एंड इसको कैसे होता था? इसका पर्पस क्या था? वेट सील स्टक टू बैग्स माउथ और पॉट्स माउथ वॉज देयर टू कीप इट सेफ। ट्रांजैक्शन में उसको सेफ रखने के लिए, उससे किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की उस सामान से, या उस सामान के
उसको हेड को खोल के किसी ने चोरी करने की तो कोशिश नहीं की। ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए बैग या पॉट के माउथ को बिल्कुल बंद करके उसके ऊपर वेट सील को चिपका दिया जाता था और उसी तरह से वो ट्रांसपोर्ट हो जाती थी दूसरे जगहों पे, दूसरे देशों में बिल्कुल वैसी इंटैक्ट पहुंच जाती थी, जिससे पता चलता था कि वो रास्ते में किसी ने उसके साथ कोई टैम्परिंग नहीं करी। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लें, थोड़ा डेविएट करके हम पेज 36 पे अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। वाई वॉज एग्रीकल्चर अ सब्जेक्ट ऑफ हजार्ड इन स्पाइट ऑफ फर्टिलिटी? इतना फर्टाइल एग्रीकल्चर था मेसोपोटामियंस का, लेकिन फिर भी उससे लड़ाई झगड़े क्यों होते थे? अगर आप पेज 36 के लास्ट पैराग्राफ को देखें तो इसके वेरियस रीजंस थे। एक तो फ्लड, हर एक साल छोड़ के यूफ्रेट नदी में फ्लड आ जाता था। इस वजह से क्या होता था, ड्यू टू द रिवर्स चेंज ऑफ कोर्स फ्लड हो जाता था, या रिवर क्या करती थी, अपना रास्ता बदल देती थी। तो रिवर का जब कोर्स चेंज होता था तो विलेज जो पहले जहाँ होता था उसको रिलोकेट करना पड़ता था, जो ज़मीन छूटती थी वहाँ पे विलेज बसाना पड़ता था। फ्लड की वजह से जितना भी एग्रीकल्चर था, जो भी क्रॉप था वो बह जाता था। उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती थी, जो लोग ऊपर होते थे, अपस्ट्रीम पे होते थे, हाइट पे होते थे, वो लोग क्या करते थे, जब जहाँ से पानी आता था नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो रास्ते में ही पानी को रोक के उसको डाइवर्ट कर लेते थे अपने एग्रीकल्चर फील्ड में। तो जो डाउनस्ट्रीम पीपल जो थे उनको वाटर क्राइसिस फेस करना पड़ता था। फिर क्या होता था, जो नदियों के साथ सिल्ट बह के आता था उसको अगर क्लीन ना किया जाए तो क्या करता था, जो फ्लो ऑफ वाटर उसको ब्लॉक कर देता था। अगर सिल्ट को क्लीन करके उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते जाएं तो वाटर का फ्लो बना रहता है। लेकिन कई बार क्या होता था कि किसी भी कारण से, आलस से या किसी और रीज़न से, जब सिल्ट नहीं क्लीन होता था तो फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाता था या रुक जाता था। इस वजह से क्या होता था कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लोगों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता था लैंड और वाटर के लिए। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन सील पे देखा, एक क्वेश्चन हैजार्ड इन स्पाइट ऑफ फर्टिलिटी पे देखा और फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर पे देखा। अब फिर से हम आते हैं लाइफ इन अ सिटी पे, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा मेजर फोकस पूरे चैप्टर में राइटिंग एंड सिटी लाइफ पे है, तो हम वन बाय वन इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। किसी भी सिटी में, मेसोपोटामियन सिटी में लाइफ कैसी थी, इसमें क्वेश्चन अगर हम देखें तो ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। व्हाट डू आर्कियोलॉजिकल एंड एपिग्राफिस फाइंडिंग टेल अस अबाउट द लाइव्स ऑफ एलीट इन मेसोपोटामिया? सिटीज़ के बारे में हमने देखा, उसकी प्रॉस्पेरिटी में। अब देखते हैं एलीट्स जो थे उनकी लाइफ कैसी थी और कैसे पता चलता था कि एक पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एलीट है। इसमें एक बहुत बड़ा मेजर जो फैक्ट है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग का, वो है बेरियल्स, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। उससे पता चलता है अमीर और गरीब यानी क्लास डिफरेंस के बारे में। सो यहाँ पे हम देखेंगे स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज एलीट, थोड़े से लोग थे। एनॉर्मस एलीट मतलब अमीर लोग यानी उच्च कोटि के लोग, या जो भी पीपल हु वर एफ्लुएंट। कैसे पता चलता है? एनॉर्मस ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनलेड विथ वाइट शेल एंड लापिस लाजुली। उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सजावट था, उसमें इनग्रेव किया हुआ था या इनले किया हुआ था वाइट शेल्स को और लापिस लाजुली को। गोल्ड डैगर्स जो होती है, छोटे जो खुखरी होती है, वर बेरिड विथ किंग्स एंड क्वींस। राजा रानी को जब दफनाया जाता था तो इतनी सारी चीज़ें उसके साथ बेरी कर दी जाती थी, जो एक्सकेवेशन में मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को या हिस्टोरियंस को। इससे क्या पता चलता है? इससे आप देखिए दो चीज़ आप इन्फर कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो क्लास डिफरेंस का पता चलता है कि अमीर लोग थे इसलिए इतना सारा सामान। दूसरा, शायद ये बिलीव करते होंगे लाइफ आफ्टर डेथ में, तो उनको लगता होगा कि ये जो जा रहा है ज़मीन के नीचे, जो दफनाया जा रहा है, उसके साथ सारी चीज़ें बेरी कर दें, शायद उसके काम आ जाए। एक और चीज़ दिखाती थी, ये स्टेटस ऑफ द पीपल भी दिखाता था। उसके अलावा अगर अमीरों के साथ ऐसा था तो कॉमन पीपल के साथ क्या था? कॉमन पीपल के बारे में हमें पता चलता है लीगल डॉक्यूमेंट से, जिसमें डिस्प्यूट्स और इनहेरिटेंस के मैटर मेंशन किए हुए हैं। और इसमें पता चलता है कि द सोसाइटी हैड अ न्यूक्लियर फैमिली। ये एपिग्राफिस फाइंडिंग है। ऊपर जो हमने अभी पहले देखा वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग थी, और एपिग्राफिस फाइंडिंग में हमें पता चलता है लीगल डॉक्यूमेंट से कि न्यूक्लियर फैमिली वाली सोसाइटी थी। ये अलग बात थी कि कुछ जो बड़ा जो मैरिड सन होता था वो पेरेंट्स के साथ रहता था। ब्राइड का कंसेंट बहुत ज़रूरी था मैरिज के लिए, ब्राइड के पेरेंट्स का कंसेंट।
और ग्रूम की तरफ से ब्राइड को गिफ्ट जाता था। फिर बोथ फैमिलीज़ मैरिज डे पे जो थी, दोनों फैमिली, लड़के और लड़की की फैमिली, वो एक साथ डाइन करते थे, यानी खाना खाया करते थे एक साथ, फिर एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे, और फाइनली शादी के बाद टेम्पल में जाके ये पूजा पाठ करते थे, यानी दे प्रेड इन टेम्पल। फादर का क्या रोल था? फादर शादी के टाइम में अपनी बेटी को या ब्राइड को अपने वेल्थ में से एक पार्ट या अपना शेयर ऑफ वेल्थ देता था, लेकिन इनहेरिटेंस जो था, फादर के बाद उसकी प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस था वो किसको मिलता था? सन्स को मिलता था, बेटों को मिलता था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है इसके बारे में, सिटी लाइफ के लोगों के बारे में। एक और चीज़ यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि बेरियल में जो था कॉमन पीपल का, उसमें इतनी सारी महंगी चीज़ें नहीं मिली हैं, प्लस कई जगह क्या होता था, जो पुअर या कॉमन पीपल होते थे वो अपने घर के ही कोर्टयार्ड में कई बार लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को दफना दिया करते थे। सिटी के बारे में हमने इतना कुछ देखा मेसोपोटामियन का, तो हम कंपैरिजन यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे मेसोपोटामियन और हड़प्पन सिटी प्लानिंग में या सिटी के डिज़ाइन में। क्यों? क्योंकि अगर सिटी प्लानिंग में देखें तो हड़प्पन को आज तक कभी कोई भी इसको क्वेश्चन नहीं कर पाया, उनकी सिटी प्लानिंग को। इतना परफेक्ट सिटी प्लानिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, उनकी जो सिटी प्लानिंग थी वो रिमार्केबल थी। तो यहाँ एक क्वेश्चन हम देखते हैं, टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ उर यानी वन ऑफ द सिटीज़, a Mesopotamian city, bring out the difference between Harappan and Mesopotamian town planning। तो यहाँ टाउन प्लानिंग में हम उर को एग्जाम्पल मानेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे आपको जान लेना ज़रूरी है कि मेसोपोटामियन सिटी में सब कुछ था, प्रॉस्पेरिटी थी, राइटिंग, सब कुछ था, लेकिन उनकी प्लानिंग बहुत ही वीक थी, बहुत ख़राब थी। देयर इज़ अ लैक ऑफ टाउन प्लानिंग इन मेसोपोटामिया। कैसे? नैरो वाइंडिंग रोड्स देखने को मिलती हैं, बिल्कुल पतली रोड्स हैं, कहीं पे भी घूम जाती हैं। इतनी पतली रोड्स है कि घर तक बुलक कार्ट या ऑक्सन कार्ट नहीं जा पाता था। घर तक सामान पहुंचाने के लिए छोटे छोटे पोनीज़ में सामान को लोड करके पहुंचाना पड़ता था। नो स्ट्रीट ड्रेन्स इनटू क्ले पाइप विद क्ले पाइप इनसाइड द कोर्टयार्ड। घर के अंदर ही ड्रेन्स थी, सिटी ड्रेन्स नहीं थी। उसके बाद ऑल हाउसेज होल्ड गार्बेज थ्रोन ऑन हाउस होल्ड गार्बेज थ्रोन ऑन स्ट्रीट्स। सारे जो घर का कूड़ा था वो स्ट्रीट पर डाल दिया करते थे, और जो स्ट्रीट पर डालते थे और आते जाते उसी कूड़े को दबा के उसको प्लेन कर देते थे या उसको लेवल कर देते थे। और डोर्स जो थी वो जो अंदर की तरफ खुलने वाले डोर को अच्छे गुड लक माना जाता था, और लाइट जो था उसका सिस्टम सिर्फ डोर से आने का था। तो ये एक तरह से आप देखिए कि टाउन प्लानिंग बहुत ही वीक थी, बहुत ख़राब थी। वेयर एज इन हड़प्पा टाउन प्लानिंग वॉज एट इट्स बेस्ट। रोड बहुत ब्रॉड्स थे, कार्ट जो था वो घर तक पहुंच जाता था। उनका सब डिज़ाइन अगर आप देखें रोड्स का, तो सबसे पहले वो जब सिटी प्लान करते थे तो सबसे पहले रोड और रोड के साइड में जो स्ट्रीट ड्रेन्स बनाते थे, उसके बाद प्लॉटिंग करके उसके ऊपर घर बनाते थे। और हर एक उनका जो ड्रेन था, प्रॉपर स्ट्रीट ड्रेन्स वेयर ऑल हाउस ड्रेन्स जॉइंट। हर एक घर की जो नाली थी वो स्ट्रीट ड्रेन में उसको मिल जाती थी, स्ट्रीट के ड्रेन से। शहर बिल्कुल गंदा नहीं होता था। फिर इस विच शोज़ दैट देयर वॉज अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, एंड ऐसा कोई बिलीफ नहीं था कि इनवर्ड ओपनिंग डोर जो है वो गुड लक लाता है। उनके पास प्रॉपर विंडोज़ थे जिससे लाइट का अरेंजमेंट था, विच मीन्स कि इन टाउन प्लानिंग हड़प्पा वॉज मच अहेड और बेटर देन मेसोपोटामिया। बेरियल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, द बेरियल ऑफ ऊर सिटी, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर ग्रेव यार्ड, बट सम डेड वर बेरिड अंडर फ्लोर ऑफ ऑर्डिनरी हाउसेज एज आई टोल्ड यू। अब हम 7 सेगमेंट की तरफ जाते हैं। बैक क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें अपनी बुक में, तो ये पेस्टोरलिस्ट के बारे में या पेस्टोरल जोन्स के बारे में है। क्वेश्चन है, वाई वर मोबाइल हर्डर्स नॉट अ थ्रेट टू टाउन लाइफ। स्टेपीज ग्रास लैंड में और 2 और जगह जो मैंने आपको बताई थी शुरू में, इन सब एरियाज़ में जो माउंटेन के स्लोप्स एक्सेट्रा, वहाँ पे जो पेस्टोरलिस्ट घूमते थे या जो अपने भेड़ और बकरियाँ चराने वाले जो लोग थे, गरेड़िए जो थे,
वो क्यों नहीं थे लोगों के लिए, जो टाउन लाइफ में जो सेटल लाइफ जीते थे, उनके लिए वो थ्रेट क्यों नहीं थे, क्यों नहीं उनको एक दूसरे से डर लगता था? ये इसका रीज़न था। इसका बड़ा ही गिव एंड टेक वाला, एक तरह से कहिए तो ट्रांजैक्शन वाला रीज़न था। 2000 BC में मारी एक फ्लरिश सिटी के बारे में जानी जाती थी के नाम से। पीपल ऑफ मारी वर बोथ फार्मर्स एंड पेस्टोरलिस्ट, बट मोस्टली पास्चरिंग गोट्स एंड शीप। मारी के लोग ज़्यादातर भेड़ और बकरियां चराते थे। एंड मोबाइल हर्डर्स हैड एन अंडरस्टैंडिंग विद द टाउन पीपल, जो शहर में लोग रहते थे उनसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी मोबाइल हर्डर्स की। मोबाइल हर्डर्स का मतलब जो बकरी चराने वाले या शीप भेड़े चराने वाले, मोबाइल की वजह से, क्योंकि वो हमेशा ऑन द मूव रहते थे, एक तरह से खाना बदोश या बंजारे, या आप ये कहिए जो नोमैड्स की तरह ज़िंदगी बिताते थे। ये लोग क्या करते थे? दे एक्सचेंज एनिमल, चीज़, लेदर एंड मीट, और बदले में वो उनको टाउन पीपल से क्या मिलता था? ग्रेन, मेटल टूल्स, और जो मोबाइल हर्डर्स से वो मेन्योर्स भी देते थे, अपने जो जानवरों के मेन्योर्स जो होते थे, यानी जो खाद होती थी, वो भी प्रोवाइड करते थे सिटी पीपल को। और इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं करते थे, क्योंकि द फियर वॉज बोथ वेज। दोनों एक दूसरे से, दोनों का को एक दूसरे से सीरियसली लेते थे, या एक तरह का डर था दोनों को। क्या डर था? मैनी हर्डर्स, द हर्डर्स कुड रेड विलेजेस एंड सीज गुड। शहर वालों को हमेशा लगता था कि कहीं किसी दिन आके ये लोग लूट पाट ना करें और हमारी चीज़ें ना उठा के ले जाए। और विलेजर्स को ये डर लगता था कि अगर टाउन पीपल ने हमें रास्ता नहीं दिया रिवर या कनाल क्रॉस करने का, तो फिर हम अपने जानवर लेके कहाँ जाएंगे पानी पिलाने या क्रॉस करने के लिए। तो दोनों का फियर फैक्टर काम करता था, इसीलिए बड़ी शांति से इनकी लाइफ चल रही थी। एक और रीज़न था, बड़े सारे हर्डर्स सिटी लाइफ के आराम को देख के क्या करते थे? इवेंचुअली मैनी हर्डर्स टर्न्ड इनटू सोल्जर्स, लेबरर्स, एंड दे अर्न मनी एंड सेटल डाउन। क्योंकि सेटलमेंट सबको अच्छी लगती है, इसलिए ये लोग भी, जो हर्डर्स थे, मोबाइल हर्डर्स जो थे, जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग थे, ये सोल्जर्स बन जाते थे, लेबरर्स बन जाते थे, और पैसे कमा के शहरों में सेटल हो जाते थे। और सेटलमेंट के बाद कई जो थे, जो स्ट्रॉन्ग थे, दे एस्टैब्लिश रूल एज वेल। उन्होंने अपना ट्राइब्स को इकट्ठा करके और अपने शहर भी बसा लिए और अपना रूल भी शुरू कर दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किंग ऑफ मारी, जो कि वन ऑफ द ट्राइब्स का था। और इनमें ट्राइब्स का क्या मेंशन है? अकड़ियन, एमोराइट, एसीरियंस एंड आर्मेनियंस। ये मेन जो थे, जो हर्डर्स हु टर्न्ड इनटू सेटलर्स। और किंग ऑफ मारी वाज आल्सो अ एमोराइट ट्राइब को बिलोंग करता था। अब यहाँ पे किंग ऑफ मारी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द किंग ऑफ मारी रूल? और Mari question can be asked in other way. Mari is a good example of urban center prospering on trade. Justify the statement. तो मारी को आप ट्रेड सिटी भी कह सकते हैं और पेस्टोरलिस्ट की भी सिटी कह सकते हैं। और ट्रेड इसलिए कि आपस में जो सेटलर्स और पेस्टोरलिस्ट थे वो ट्रेड करते थे। तो हाउ डिड द किंग ऑफ मारी रूल? किस तरह से? तो किंग ऑफ मारी का 3 फीचर यहाँ पे, कि राजा, पता कैसे चलता था कि वो राजा है? ही ड्रेस्ड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर पीपल। ही रिस्पेक्टेड द गोल्ड ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में जो भी गोल्ड आता था उसका वो बहुत रिस्पेक्ट करता था, वेस्ट नहीं करता था। एंड ही रेस्ड टेम्पल, उसने मंदिर बनवाया था स्टेपीज़ के गॉड के लिए। अपने उस हर चीज़ को गॉड से एसोसिएट किया जाता था, तो स्टेपीज़ जो ग्रासलैंड था उसके भगवान को दगन कहा जाता था, जिनके लिए उन्होंने मंदिर बनवाया था मारी के राजा ने। इसमें अगर हम देखें तो इसकी मारी की जो मेन जो यूनिक फीचर था वो था द सिटी वॉज, द सोसाइटी वॉज एंड कल्चर वॉज प्लूरलिस्टिक ड्यू टू मिक्सचर। इतने तरह के लोग आते थे। अब देखिए इसमें 4 ट्राइबल ग्रुप हमने देख लिया, पेस्टोरलिस्ट हो गए, सेटलर्स हो गए, हर तरह के लोग आते थे। इसलिए इस इंटरमिक्सचर की वजह से तो पूरी सोसाइटी ऑफ मेसोपोटामिया हैड बिकम प्लूरलिस्टिक। लेकिन जो राजा था मारी का, वो हमेशा विजिलेंट रहता था जो हर्डर्स आते थे उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसको अगेन वही फियर फैक्टर था कि कहीं आके रेड ना कर दे, कहीं आके लूट के ना ले जाए। और ये इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? इट इज़ मैंशनड इन द लेटर्स बिटवीन किंग एंड ऑफिशियल। किंग और उसके ऑफिशियल्स के बीच में लेटर ट्रांजैक्शंस मिले हैं हिस्टोरियंस को, एक्सकेवेटर्स को। एक्सकेवेटर्स का मतलब जो खुदाई करने वाले लोग हैं, जो पता करने वाले लोग हैं।
कि ये राजा बहुत ध्यान रखता था, बहुत विजिलेंट रहता था जो मोबाइल हर्डर्स आते थे उनका। देन मारी के बारे में और एक फीचर है कि मारी वॉज एन अर्बन सेंटर, इट वॉज प्रॉस्परस इन ट्रेड इन वुड कॉपर, वुड और कॉपर का काफ़ी ट्रेड होता था, उसमें बहुत प्रॉस्पर था। ट्रेड इनका किसके साथ होता था? टर्की, सीरिया और लेबनान के साथ होता था। इसका कैसे पता चलता है? द बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन, वुड, वाइन, ऑयल जार स्टॉप्ड एट मारी ऑन वे टू सदर्न सिटी। उधर जाने की, टर्की उस सदर्न सिटी की तरफ जाने से पहले जितनी भी बोट्स जाती थी, क्रॉस करती थी, वो मारी में रुकती थी। और मारी में जो ऑफिशियल्स थे, दे लेवी टैक्सेस ऑन दीज बोट्स आफ्टर इंस्पेक्शन। एक तरह से और 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड, जो भी गुड्स उसमें लोडेड होते थे बोट्स में, उसका 1/10 ये लोग एज टैक्स के रूप में मारी के जो ऑफिशियल से वो लेते थे। जैसे 300 वाइन जार्स का एक एग्जाम्पल मिलता है, जो क्रॉस कर रहा था उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लिया था। एक और है एग्जाम्पल ऑफ गुड्स बीइंग ट्रेडेड इज मेंशन्ड ऑन टैबलेट्स। लाइक कौन कौन से मेंशंस हैं टैबलेट्स में? बार्ली इन ग्रेन बोट्स, कॉपर फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस को अलाशिया के नाम से भी जाना गया है, टिन ब्रॉन्ज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। ये सारी चीज़ें बोट से आती जाती थी, जिसका मेंशन टैबलेट्स पे किया हुआ है मारी शहर में, और उसको एक्सकेवेशन में ढूंढा गया है या मिला है, जिससे पता चलता है कि ट्रेड प्रॉस्परस था और जो भी बोट्स क्रॉस करती थी उस पर 1/10 टैक्स देना पड़ता था उन लोगों को क्रॉस करने के लिए उस जगह से, मारी शहर से। इसके अलावे अब एक और ये हमने सिटी का और ये ट्रेड टाउन का भी कर लिया, हमने टेम्पल टाउन का भी कर लिया, और दोनों में रिलेटेड हमने किंग्स का भी देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। दोनों ही में जब जहाँ जहाँ राजा मेंशन होता है वो आपको पॉलिटिकल सेंटर या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा। अब यहाँ पे एक बार और एक ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामिया देख लेते हैं इन मैथमेटिक्स एंड टाइम रेकनिंग। इसमें क्वेश्चन है डिस्क्राइब या डिस्कस लिख सकते हैं आप, या ब्रिंग आउट लिख सकते हैं। डिस्क्राइब, डिस्कस, ब्रिंग आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामियन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस, एंड हाउ डिड दे मेक इट पॉसिबल। मेसोपोटामियंस का सिटी लाइफ के अलावे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि दे वर नोन फॉर मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, दे वर नोन फॉर साइंस, ये सारी चीज़ों के लिए, तो इस पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसमें ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामिया वाज मैथमेटिक्स एंड टाइम रेकनिंग। टाइम रेकनिंग का मतलब किस समय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 24 आवर्स, 60 मिनट्स, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट आपका आएगा टैबलेट्स विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, स्क्वायर रूट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट आर फाउंड। यानी मैथमेटिक्स में बड़े तेज थे, बहुत इनोवेटिव थे। और इसका एग्जाम्पल कैसे मिलता है? इतने तरह के मैथमेटिकल सॉल्यूशंस आपने देखे, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर रूट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें मिली। उसके अलावा डिवीजन ऑफ ईयर इन 12 मंथ, डिवीजन ऑफ डेज इन 24 आवर एंड डिवीजन ऑफ आवर इन 60 मिनट्स, ऑल दिस हैज़ कम फ्रॉम मेसोपोटामियन। अगेन टैबलेट्स पे मेंशन्ड है, से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामियन वर द पीपल हु हैड ब्रॉट अबाउट। और एक चीज़ यहाँ पता चलती है, इट ऑल वॉज एडॉप्टेड बाय द सक्सेसर्स ऑफ अलेक्जेंडर एंड ट्रांसमिटेड टू रोमन वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें यहीं तक नहीं रुकी, ये आगे बढ़ते बढ़ते अलेक्जेंडर के जो सक्सेसर्स आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट के, उन्होंने अपनाया और उसको रोमन एम्पायर या रोमन वर्ल्ड में उसको ट्रांसमिट किया या उसको आगे बढ़ाया। इसके अलावा मेसोपोटामियन का और क्या कंट्रीब्यूशन था? सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स विच वॉज ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। फिर इसके अलावा एक और चीज़ ये लोग करते हैं, यानी जो आपके ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसके बारे में ये ऑब्जर्वेशन भी करते थे और उसको लिखते भी थे, टैबलेट्स पे रिकॉर्ड भी करते थे। फिर इन्होंने और क्या ऑब्जर्व किया और लिखा? पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन, जितने भी तारामंडल है या तारे हैं उनके बारे में उन्होंने खूब सारी स्टडी की और उसको रिकॉर्ड किया, लिखा उसके बारे में। ये सारी चीज़ें उन्होंने कैसे अचीव की? हाउ डिड दे अचीव ऑल दिस? इतने सारा जो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, स्टार्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में, टाइम, सब के बारे में, इसमें है थ्रू राइटिंग एंड थ्रू अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल्स। इनके जो अर्बन इंस्टीट्यूशन थे स्कूल के, उसमें वो राइटिंग सिखवाते थे। और राइटिंग को सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग के लिए नहीं सिखाया जाता था, राइटिंग को इंटेलेक्चुअल लर्निंग
माना जाता था, जो अपने पूर्वजों, अपने प्रेडिसेसर से वो लोग टैबलेट्स को देख देख के, लिख लिख के सीखते थे। एंड स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता था, टू रीड एंड कॉपी द अर्लियर प्रेडिसेसर्स के जो टैबलेट्स हों उनको देखो, पढ़ो, लर्न करो, लिखो, ये सारी चीज़ें उनसे करवाई जाती थी, जिससे वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते थे लर्निंग करके। तो ये तरीका था इनको इतनी सारी चीज़ों को अचीव करने का। सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये सारी जो चीज़ें थी, ये लिखने वाली राइटिंग थी, इनको प्रिजर्व कैसे किया गया। अभी तक हमने रीडिंग एंड राइटिंग देखा, अब इसका प्रिजर्वेशन देख लेते हैं। पेज 46 और 47 में आपके दो बॉक्सेस हैं, और इसमें एक और क्वेश्चन है प्रिजर्व। एक तो हमने देखा कि 1840s में आके एक्सकेवेशन हुआ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या पहली बार मेसोपोटामियंस के बारे में 1840 में ही आके लोगों ने जाना। इसका आंसर है नो। तो यहाँ क्वेश्चन एक है, हाउ वर द टेक्स्ट प्रिजर्व्ड मच बिफोर द मॉडर्न एक्सकेवेशन इन 19th एंड 20th सेंचुरी। 19th-20th सेंचुरी के पहले, काफ़ी पहले, कैसे हम देखते हैं कि टेक्स्ट को, मेसोपोटामियन टेक्स्ट को पहले भी कई बार कभी किसी ज़माने में प्रिजर्व किया गया था। इसके आंसर के लिए आपको पेज नंबर 46 और 47 के बॉक्स में देखना पड़ेगा। 46 का बॉक्स है, उसका टॉपिक है एन अर्ली लाइब्रेरी, एंड 47 का जो बॉक्स है उसका टॉपिक है एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। पेज 46 के बॉक्स में आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा प्रिजर्वेशन का। 720 to 610 BC में असीरियन ऑफ नॉर्थ क्रिएटेड एम्पायर, यहाँ पे मेंशन है। एंड ही एक्नॉलेज सदर्न रीजन बेबीलोन। वन ऑफ द किंग्स मेड ग्रेट एफर्ट टू कलेक्ट टैबलेट्स ऑफ हिस्ट्री, एपिक, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा। मेसोपोटामियन के जो 3200 BC का था, वो 720 और से 610 के बीच में एक्सकेवेट किया गया, ढूंढा गया, टैबलेट्स को इकट्ठा किया गया, और उसको और उसके एपिक, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके प्रिजर्व किया गया। ये लोग जो थे असीरियंस, दे वर अवेयर ऑफ सुमेरियन लैंग्वेज, सो दे कुड रीड द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। इनको पता था, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी सी तक सुमेरियन और असीरियन लैंग्वेज जो है, अकड़ियन लैंग्वेज जो है, वो आया है। तो इन लोगों को भी बीच का जो पीरियड था, इसमें भी इनको ये लैंग्वेज पता था, सो दे कुड रीड इट। एंड कॉपीज वर मेड ऑफ दीज टैबलेट्स, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका एपिक ऑफ गिलगिमेश, जो मैंने आपको समझाया था, उसका आता है। एंड दे ऑल्सो कैटलॉग द टैबलेट्स। जितने भी टैबलेट्स मिले उनको प्रॉपर, उनको कैटलॉग में या उनको सेगमेंट्स में डिवाइड करके रखा, इन्होंने प्रिजर्व किया। तो ये एक एग्जाम्पल एपिग्राफिस्ट प्रिजर्वेशन का आता है, और जिसको इन्होंने एक्सकेवेट किया और प्रिजर्व किया इस ज़माने में। फिर पेज 47 में देखें तो ये पीरियड है 625 BC का, ऑलमोस्ट उसी के पीरियड का कंटेम्प्रेरी, जिसमें बेबीलोन में बेबीलोनिया जो था वो असीरियन से जीत लिया गया या रिलीज़ कर दिया गया। और जो रूलर था वहाँ का, जो सदर्न मार्शेस का रूलर कहलाता था, उसका नाम था नेबोपोलसार। इसने क्या किया, ही बिल्ड प्रोजेक्ट्स इन बेबीलोन, काफ़ी सारे इसने कंस्ट्रक्शन वर्क कराए। टिल द कॉन्कर ऑफ अलेक्जेंडर, बेबीलोन वॉज प्रीमियर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इतना इन्होंने काम किया इस रीजन में, इस पीरियड में भी आके, कि इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी बेबीलोन को अलेक्जेंडर के टाइम तक माना जाता था। फिर ये जो था बेबीलोन, ये 850 हेक्टेयर्स में था। इसमें ट्रिपल वॉल थे, ह्यूज पैलेसेस एंड टेम्पल्स, ट्रेडिंग हाउसेस, मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमरी, इतनी सारी चीज़ें यहाँ मिलती थी। इस वजह से ये काफ़ी फेमस था। इस जगह के लास्ट रूलर नेबोनिदस की फाइंडिंग के बारे में अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हमें मिलेगी, जिसमें एक स्टोन स्लैब जैसा, जिसको स्टेले कहा जाता है, वेयर अ कार्व्ड इमेज ऑफ प्रीस्टेस वाज फाउंड इन 1150 BC। इतना पुराना जो इनको इमेज मिला, उसके लोअर पोर्शन में इसका था। इसको एक्चुअली क्या था कि इसको, जो ये लास्ट रूलर था, इसको सपना आया था कि इसको अपनी बेटी को प्रीस्टेस बनाना था, तो उससे उसने इंस्पिरेशन लेके, जो पुराने 1150 BC का जो इमेज था, उससे इंस्पिरेशन लेके इसने काफ़ी उस पर उसको रीड किया, उसको समझा। उसका एक और कंट्रीब्यूशन है कि एक ब्रोकन स्टैच्यू ऑफ किंग ऑफ अकड़ वॉज फाउंड, और वो उसका पीरियड क्या था, 2370 BC का एक ब्रोकन स्टैच्यू मिला था इनको, किंग ऑफ अकड़ का, नेबोनिडस को, जिसको उसने रिपेयर करवाया
और उसका हेड चेंज करवाया, हेड रिपेयर कराया उसका। और ये इसलिए की कराया क्योंकि एज रेवरेंस ही रिपेयर द स्टैचू एज रिस्पेक्ट ऑफ किंगशिप, क्योंकि उसको किंगशिप में, राजशाही में उसको काफ़ी रिस्पेक्ट था या विश्वास था, इसलिए उसने ये काम करवाया। सो यहाँ तक हम अगर देखें तो हमारा चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द राइटिंग, the meaning, the script writing, the preservation, everything, and city life. All aspects of writing and city life we have covered. With this, we come to the end of the chapter, theme 2, writing and city life. Thank you. Dear students, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें. Thank you.